आज आपको बताएंगे एशिया महाद्वीप की जलवायु। तो एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में हम आप विस्तार से बहुत अध्ययन कर चुके हैं। तो एशिया महाद्वीप की जलवायु का अध्ययन करने के लिए हमने एशिया को दो ऋतुओं की शाखाओं में बांटा था। पहली थी ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और दूसरी थी शीत ऋतु की दशाएं। तो ग्रीष्म ऋतु की दशाएं मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वो भूमध्य रेखा से जो उत्तर की ओर जाएंगे तापमान में कमी आती चली जाएगी। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा रहता है और उत्तर की ओर जाते तापमान में कमी आ जाती है। तो एशिया महाद्वीप में कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है तो कहीं पर तापमान बिल्कुल कम 10 डिग्री तक ही रह जाता है। इसके बाद आता है वायुदाब। तो वायुदाब में भी यही बात होती है कि वायुदाब में उल्टा संबंध है। जहाँ तापमान अधिक रहेगा वहाँ वायुदाब कम रहेगा और जहाँ तापमान कम रहेगा वहाँ वायुदाब अधिक रहेगा। तो इस प्रकार हम जो उत्तर की ओर जाएंगे तो वायुदाब में वृद्धि होती जाती है। यानी भूमध्य रेखा पर वायुदाब कम, उत्तर की ओर जाते हैं वायुदाब अधिक। क्योंकि एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वो 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री उत्तर की ओर है। उसके बाद कल पिछले जो चैप्टर में बताया था हमने वर्षा और ग्रीष्मकालीन मानसून, इसको विस्तार से पिछले चैप्टर में बताया था कि वर्षा और ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो इसको हम विस्तार से बताया था कि जब भूमध्य रेखा होती है अब इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है तो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो स्थलखंड पूरा गर्म होता है और गर्म होने के कारण वहाँ पर जो वायुदाब है निम्न हो जाता है। क्योंकि जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसके बाद जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वायुदाब अधिक होता है और अधिक होने से जल से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। और अब हवाएं चलने से क्या होता है, समुद्र से चलती हैं तो समुद्र से चलने के कारण इनमें नमी की मात्रा होती है और ये स्थल पर वर्षा कर देती है। इसको विस्तार से पिछले चैप्टर में बता दिया है। अब अध्ययन करेंगे शीत ऋतु की दशाएं। ये शीत ऋतु की दशाएं ये आप देख होंगे, शीत ऋतु की दशाएं। तो एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु आरंभ होती है। एशिया में शीत ऋतु अक्टूबर माह से आरंभ होती है क्योंकि सितंबर माह के पश्चात सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर बढ़ने लगती हैं। सितंबर माह के पश्चात दिसंबर माह में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती हैं। इससे एशिया का उत्तरी एवं मध्य भाग सूर्य की किरणों से वंचित हो जाता है। सूर्य की किरणों से वंचित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है और ये मकर
ये भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये मान लीजिए कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ये 3 रेखा है। आप जैसे जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप मकर रेखा दक्षिण में है, तो पूरा जो एशिया का भाग है वो उत्तर की ओर है। तो सबसे पहले जो किरणें यहाँ सितंबर माह से के पश्चात सूर्य किरणें मकर रेखा की ओर बढ़ती हैं और दिसंबर में सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती हैं। यानी 22 दिसंबर को, यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, तो यहाँ जब सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर तिरछी पड़ेंगी और तिरछी पड़ने से यहाँ का तापमान कम हो जाएगा और शीत ऋतु आरंभ हो जाएगी। उत्तर और मध्य की किरणें वंचित हो जाए, जिससे ये भाग अत्यधिक ठंडा हो जाता है तथा मध्यवर्ती पर्वतीय श्रेणियों के कारण समुद्री हवाएं इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती हैं तथा उत्तर ध्रुव से चलने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाएं एशिया के इस उत्तर व मध्य भाग को और अधिक ठंडा कर देती हैं। बीच में हिमालय पर्वत पड़ता है और ये हिमालय पर्वत ये उत्तर से ठंडी हवाएं चलेंगी और ये इस क्षेत्र को बहुत ठंडा कर देती है और यहाँ पर यहाँ इधर की तरफ नहीं आती हैं, जिससे इस भाग में तापमान और गिर जाता है। जनवरी माह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समतल रेखा अनातोलिया के पठार के उत्तर से लेकर इराक में होती हुई चीन के मध्य व जापान के उत्तरी भाग तक चली जाती हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बन जाता है। इस समय इस रेखा के उत्तर का समस्त भूखंड बहुत ठंडा हो जाता है और तापमान हिमा बिंदु से नीचे गिर जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है। तो इस समय क्या होता है, साइबेरिया के उत्तरी भाग में -50 डिग्री सेल्सियस तापमान समताप रेखा गुजरती है। इस क्षेत्र में आएंगे तो -50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो ये तापमान जो होता है क्योंकि सूर्य की किरणें का तिरछापन के कारण। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में इस समय तापमान सबसे अधिक होता है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी से। तो ये भाग हो गया दक्षिण और ये हो गया दक्षिण पूर्वी भाग। तो ये कर्क रेखा के पास है और कर्क रेखा के पास होने के कारण इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहेगा, इस क्षेत्र में तापमान न्यूनतम रहेगा। क्योंकि यह भाग भूमध्य रेखा के निकट है, 27 डिग्री की समताप रेखा श्रीलंका पूर्वी द्वीप समूह से होकर गुजरती है। पर्वतीय और पठारी तापमान कम होता है तथा ऊंचे भागों में बर्फ जम जाती है। उसके बाद वायुदाब आता है। एशिया में शीत ऋतु आरंभ होते ही तापमान गिरना आरंभ हो जाता है, जिससे मध्य एशिया के निम्न वायुदाब क्षेत्र धीरे धीरे उच्च वायुदाब क्षेत्र में परिवर्तित होना आरंभ हो जाता है। यहाँ तापमान कैसा रहेगा, निम्न तापमान होने पर कैसा वायुदाब बन जाएगा, उच्च वायुदाब बन जाएगा। उच्च वायुदाब, तापमान और वायुदाब में अंतर संबंध सीधा है। अगर तापमान कम है तो वायुदाब ऊंचा रहेगा, ऊंचा तापमान है तो वायुदाब नीचा रहेगा। जनवरी माह में एशिया का मध्य भाग उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जहां 1036 MB हो जाता है। इससे मध्य भाग में प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी समय हिंद महासागर पर निम्नदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जहां वायुदाब 1012 MB होता है। तो यहाँ उच्च वायुदाब और यहाँ पर
निम्न वायुदाब बन जाता है, निम्न वायुदाब। वायु की जो दिशा वो कैसी होगी, निम्न वायु निम्न तापमान के कारण एशिया के मध्य भाग में मंगोलिया के पास गोबी के मरुस्थल के ऊपर ठंडी उच्च वायुदाब की हवाओं का समूह केंद्रित हो जाता है। उच्च वायुदाब की हवाओं का समूह केंद्रित हो जाता है, जिससे उच्च वायुदाब केंद्र से समुद्री निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। हवाएं क्यों चलेंगी? क्योंकि यहाँ पर उच्च वायुदाब और यहाँ पर निम्न वायुदाब, तो स्थल से जल की ओर हवाएं चलना आरंभ हो जाती हैं। ये अत्यधिक ठंडी होती हैं, नमी की कमी के कारण ये शुष्क होती हैं। तो ये हवाएं कहाँ चलेंगी? महाद्वीपीय स्थल खंड से समुद्र की ओर चलेंगी, और ये अत्यधिक ठंडी तो होती हैं लेकिन नमी इनमें कम रहती है। जब ये हवाएं प्रवेश करती हैं तापमान को गिरा देती हैं। जिस क्षेत्र में जाएंगी तापमान वहाँ पर गिर जाएगा, क्योंकि ये ठंडी हवाएं मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों को पार नहीं कर पाती हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान इतना तापमान नहीं गिरता है जितना चीन में गिर जाता है। तो मध्यवर्ती पर्वत पठार जो क्रम है एशिया में, ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। शरतकालीन मानसूनी हवाएं दो दिशाओं में चलती हैं, जैसे ये उत्तरी पश्चिमी मानसून, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पश्चिमी मानसून, दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। तो ये दो दिशाओं में हवाएं चलती हैं। ये डी, तो ये दो दिशाएं हो जाती हैं आपकी। उपध्रुवीय क्षेत्रों के लिए डी क्षेत्र का विस्तार साइबेरिया, मंचूरिया, उत्तरी एवं मध्य तुर्किस्तान क्षेत्र पर है। टुंडा प्रदेश के साइबेरिया के पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये दो हवाएं दो भागों में इसको बांट दिया है। और 30, तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप की शीत ऋतु है, और ये शीत ऋतु आप जानते हो शरद हवाएं जो दो भागों में चलती हैं। उत्तरी पश्चिमी मानसून का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये हवाएं इस प्रकार चलती हैं। ये उच्च वायुदाब बन जाता है, और ये उच्च वायुदाब ये यहाँ पर आ जाता है। ये जो क्षेत्र है ये समुद्र की ओर उत्तरी पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं वो उत्तरी पश्चिमी मानसून कहलाती हैं। यानी पवनें जिस दिशा चलती है उस दिशा पे उसका नाम होता है। और ये ज़्यादातर ये उत्तरी जो पश्चिमी मानसून है ये इस क्षेत्र में प्रभावित होता है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी उत्तर उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून ये इस प्रकार का हवा है। उत्तर पूर्व से सतलुज की हिंद महासागर अरब सागर से जाती है। ये इस प्रकार की ये इस प्रकार चलती है, ये इस प्रकार चलती है। तो इस प्रकार ये शरद
कालीन मानसूनी हवाएं दो भागों में चलती हैं, जिन्हें उत्तरी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो अब उसके बाद हम कल अध्ययन करेंगे आपके एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण। एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण। तो ये था आपकी दो वो थे ऋतुएं। एक ऋतु थी आपकी ग्रीष्मकालीन ऋतु, दूसरी जो ऋतु थी वो आपकी शरदकालीन या शीतकालीन ऋतु। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आपके शीतकालीन और शरदकालीन दो ऋतुएं थी। ये दो ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और शीत ऋतु की दशाएं, ये आप देख सकते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु की एक पूरा चैप्टर है। ये तापमान है, कहाँ पर अधिक है कहाँ पर कम है, तो आप ये देख सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ पूरा, ये देख लीजिए आप। ये इसका देख लीजिए आप। उसके बाद ये आ जाती है मानसूनी, उसके बाद ये आ जाती है शीत ऋतु। शीत ऋतु आती है आपकी है पूरा, और शीत ऋतु यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।